अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा बच्चे, यहाँ पर जो है वो हमने 10th क्लास का जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था साउंड का। तो आज उसे जो है मैं आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करता हूँ। तो अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। हमने पूरे लास्ट लेक्चर में इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स को ही डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनमें से जो है वो मैंने पूरे लेक्चर के अंदर जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लाउडनेस के बारे में आपको बताया था कि लाउडनेस जो है वो क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पिच के बारे में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने पिच के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी दैट इज क्वालिटी। आज जो है वो हम इससे अगली अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो लाहौर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि लाहौर बोर्ड में काफी दफा आ चुका है। तो आज का लेक्चर आपने ध्यान से समझना है। तो लेक्चर को समझने से पहले जो है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो हम इंटेंसिटी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंटेंसिटी सबसे पहले जो इंटेंसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपकी बुक का जो है वो पेज आपको नजर आ रहा होगा। इस बुक के पेज के ऊपर जो है इंटेंसिटी का टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन आपको इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्राउन कलर से, आपको जो है वो यहाँ पर नजर आ रही होगी डेफिनेशन। तो आइए पहले इस डेफिनेशन को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये पता लग सके कि इंटेंसिटी होती क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन सब पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए बेटे, साउंड वेव्स जो है मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव्स जो है वो एनर्जी की सूरत में ट्रांसफर होती है, ये आपको मैंने बता दिया हुआ था। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इसका जिक्र है। देखें, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में से एक सेकंड के अंदर कितनी साउंड एनर्जी गुजरती है। शर्त यह है कि एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि वो एरिया जो है वो जहां जिस तरह प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है तो उसके परपेंडिकुलरली एरिया पड़ा होना चाहिए। उस एरिया में से एक सेकंड के अंदर कितनी साउंड एनर्जी पास करती है, वो साउंड एनर्जी क्या कहलाती है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। अंडरस्टैंड। तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अंदर सिंपल डेफिनेशन है वैसे यहां तक कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। बट शर्त यह है कि वो एरिया क्या होना चाहिए, साउंड जहां से साउंड वेव की जो प्रोपेगेशन है, जिस डायरेक्शन में जो है वो साउंड वेव मूव कर रही है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पड़ा होना चाहिए यूनिट एरिया। और उस यूनिट एरिया में से कितनी साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है एक सेकंड के अंदर, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी। अंडरस्टैंड। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे पास जो साउंड की इंटेंसिटी है ना बेटा, वो साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ये फैक्टर है जो कि आपने याद रखना है कि साउंड की जो इंटेंसिटी है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितना कम एम्पलीट्यूड होगा, जाहिर बात है उतनी ही कम जो है वो वेव्स एक परपेंडिकुलर एरिया में से गुजरेंगी। मतलब एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा छोटा छोटा एम्पलीट्यूड है, वो जाहिर बात है कम पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह अगर आपके पास एक साउंड वेव है जिसके लाउडनेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा लाउडनेस होने की वजह से जो है वो ज्यादा जो है वो साउंड एनर्जी इसमें से ट्रेवल कर पाएगा। तो लिहाजा उसकी जो है वो क्या होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा। देखिए डायग्राम में भी यही है कि दो आपके पास जो है वो बर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक बर्ड्स की जो है वो लाउडनेस थोड़ी कम है और एक बर्ड की लाउडनेस क्या है, ज्यादा है। तो कम लाउडनेस वाला जो बर्ड है देखें, वो थोड़ी लाउडनेस के साथ जो है वो साउंड वेव को ट्रेवल कर रहा है। तो जाहिर बात है वो किसी एरिया में से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा ना, लिहाजा इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन नीचे जो आपको बर्ड नजर आ रहा है उसकी जो आवाज की लाउडनेस वो बहुत ज्यादा है, साउंड लाउडनेस बहुत ज्यादा है। तो वो जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसी परपेंडिकुलर एरिया में से पास करेगा, लिहाजा उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अंडरस्टैंड। तो ये आपने इंटेंसिटी का एक फैक्टर है जो कि आपने जहन में रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ओके, अब जो है वो हम इंटेंसिटी के यूनिट की तरफ चलते हैं, देखते हैं इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। तो उसके यूनिट के बारे में देखें तो इंटेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जाहिर बात है फिजिकल क्वांटिटी है, लिहाजा इसका कोई ना कोई यूनिट जो है वो लाजमी होगा। मैंने आपको बताया था 9th क्लास के अंदर भी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसके अंदर यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होते हैं। ठीक है, तो यूनिट जो है वो उसका लाजमी है। लिहाजा इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो आपके पास यहाँ पर है वॉट पर स्क्वेयर मीटर, यानी वॉट पर मीटर स्क्वेयर। ये इंटेंसिटी का जो है वो ऐसा यूनिट है, वॉट पर मीटर स्क्वेयर। तो ये आपने जो है वो इंटेंसिटी की डेफिनेशन और यूनिट विद जो है वो आपने एक फैक्टर जो है वो याद रखना है। जब इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको बोर्ड में आएगी तो आपने सारा लिखना होगा, तब जो है वो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
अंडरस्टैंड। तो ये थी इंटेंसिटी की डेफिनेशन। अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग की तरफ, डेट इज साउंड इंटेंसिटी लेवल। अच्छा बच्चे, साउंड इंटेंसिटी लेवल को समझने के लिए ना थोड़ी सी आपको बातों के बारे में बताता हूँ। देखिए, साउंड इंटेंसिटी लेवल होता क्या है, ये तो मैं आपको लास्ट में जो है वो मैथमेटिकल एक प्रूफ है, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा साउंड इंटेंसिटी लेवल, खुद ही डेफिनेशन की आपको समझ आ जाएगी। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल को स्टार्ट करने से पहले जरा इस पैराग्राफ के बारे में रीड करें। ये आपको बुक के साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो बुक का पेज है उसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली इन्फॉर्मेशन कि आपका जो कान है, ह्यूमन एयर, रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंसानी कान किन इंटेंसिटी को जो है वो बियर कर सकता है? तो इंसानी कान की जो इंटेंसिटीज की जो रेंज है वो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की इंटेंसिटी को जो है वो इंसानी कान सुन सकता है और उसका जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड होती है कि इंसानी कान के लिए वो पेनफुल है। लिहाजा 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादातर इंसान के लिए पेनफुल होती है और इंसान को जो है वो कान खराब होने से, उसके पर्दे के फट जाने से जो है उसका भी सबब बनती है। तो ये डैमेज कर देती है इंसानी कान को। तो लिहाजा वैसे इसकी रेंज क्या है, 10⁻⁻12 से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक इसकी इंटेंसिटी जो है वो इंसानी कान सुन सकता है। अब देखिए, इंटेंसिटी कितनी बड़ी रेंज है, लिहाजा इतनी बड़ी रेंज के लिए हम इसको 10 की पावर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसानी कान जो बेयरली ऑडिबल उसकी जो इंटेंसिटी है, जो कि फेंटेस्ट से मुराद हल्की से हल्की इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो इंसानी कान सुन सकता है, वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम इंटेंसिटी जो इंसानी कान सुन सकता है उसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इस इंटेंसिटी को हम जीरो बेल कहते हैं। जीरो बेल क्यों कहते हैं? एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने बिल्कुल टेलीफोन को जो है वो इन्वेंट किया था। उसी ने जो है वो इंटेंसिटी के बारे में बताया था। तो उसने इस इंटेंसिटी को जो है वो बेसिकली उसने इसको जो है वो इन्वेंट किया था 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी को। तो लिहाजा उसने इसको अपने नाम पर जो है वो जीरो बेल का जो है वो नाम दिया। अंडरस्टैंड। तो ये था आपके पास जो जीरो बेल की डेफिनेशन आपको जो है इस बॉक्स के अंदर नजर आ रही होगी। तो ये साउंड इंटेंसिटी लेवल का फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ जो है इसी टॉपिक का, वो क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखें, साउंड की जो लाउडनेस होती है, आपने लाउडनेस की जब कैरेक्टरिस्टिक लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि साउंड की जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। मैंने जब उसके फैक्टर पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड पर लाउडनेस डिपेंड करती है और एज वेल एज इंसानी कान पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके कान की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा उसको ऊंची आवाज सुनाई देती है, उसको कम लाउडनेस वाली आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती। तो इंसानी कान की कंडीशन पर भी जो है वो डिपेंड करती है। ये दो चीजों पर जो है वो आपकी लाउडनेस डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल को आगे लेकर चलते हैं। देखें, हमारे पास जो लाउडनेस है ना, वो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी की नहीं होती, लोगरिथम ऑफ इंटेंसिटी की होती है। बेटा ये एक प्रूफ है, बाकायदा तौर पर इसके पीछे एक थ्योरी है जो कि आपके भी फिलहाल जो है वो 10th क्लास का जो है वो हिस्सा नहीं है, तो इसलिए भी मैं जो है वो इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपने सिर्फ यहाँ पर इतनी सी बात याद रखनी है कि साउंड की जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी के लोगरिथम के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? इसको मैथमेटिकली लिखेंगे L मींस लाउडनेस, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लोगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगरिथम ऑफ I आपको जो है वो नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब देखें, यहाँ पर जो है वो हम जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इक्वल के साइन के साथ क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट जो है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज करना है K, तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू K log I। अंडरस्टैंड। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब जरा सुने मेरी बात बेटा, हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि L नोट जो है वो लाउडनेस है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी I नोट की। ठीक है, हमारे पास जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी I नोट मैंने अभी आपको बताया था, ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी क्या होती है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जीरो बेल, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। तो जीरो बेल यानी ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड और साउंड ऑफ इंटेंसिटी I नोट की जो लाउडनेस है दैट इज L नोट। हम लेट कर लेते हैं L नोट है, और L जो है वो लाउडनेस है किसी भी अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी की। ठीक है, कोई अननोन साउंड हमें नजर आ रही है, उसकी भी इंटेंसिटी है I
ठीक है, सुनाई दे रही है आवाज, उसकी इंटेंसिटी है आई, उस आई की जो लाउडनेस है उसको हम एल कह देते हैं, जबकि हमारे पास जो फेंटेस्ट साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोट है उसकी जो लाउडनेस है हम उसको एन नोट जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लिहाजा अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये अननोन इंटेंसिटी के बारे में है, लेकिन अगर मैं इसी को फेंटेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी एन नोट इज इक्वल टू के लॉगरिथम ऑफ आई नोट। तो ये बन गई फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी की लाउडनेस। अंडरस्टैंड? इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? अगर कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ मुझसे जो है वो कमेंट में पूछिए जाइएगा। ओके, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो होता है ना दैट इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी लेवल होता है उसकी डेफिनेशन तो खैर मैंने अभी आपको बताया था, मैं लास्ट पे बताऊंगा। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होता है हमारे पास इक्वल होता है एल माइनस एल नोट, मतलब अननोन जो इंटेंसिटी है उसकी लाउडनेस में से हम, अगर हमारे पास जो फेंटेस्ट साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोट की जो लाउडनेस होती है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो आ जाता है लाउडनेस का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया। माइनस करने से क्या हुआ, देखें एल जो है वो एल नोट में माइनस हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और के लॉग आई जो है वो माइनस हो गया के लॉग आई नोट में, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, देखिए राइट हैंड साइड पर जो है वो आपको के जो है वो क्या है, कॉमन नजर आ रहा है। मैंने यहां से जो है वो के कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गया एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ इंटेंसिटी माइनस लॉग ऑफ फेंटेस्ट साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोट। ठीक है, तो यहां तक जो है वो आपने मैथमेटिकली लिख लिया। अब बेटा आपके पास जो है वो लोगरिथम का एक रूल होता है। लोगरिथम का क्या रूल होता है कि अगर दो लोग अलग अलग माइनस हो रहे हो तो हम उनको एक लोग में डिवाइड की सूरत में लिख देते हैं। ये आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 मैथ की बुक के अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो वहां से जो है मैंने इस लोगरिथम के रूल को निकाला। तो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, मैंने लिख दिया एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के और सिंगल लोगरिथम के साथ आई डिवाइडेड बाय आई नोट। ये लोगरिथम का जो है मैंने लॉ नंबर 2 जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो एक इक्वेशन बनी है जो कि है एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉगरिथम आई ओवर आई नोट। अंडरस्टैंड? अब देखें बेटा, ये जो हमारे पास एल माइनस एल नोट का जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी कि एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट, मतलब कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड को अगर हम फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी के साथ जो है वो डिवाइड करके लॉगरिथम ले लें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो डिफरेंस एल माइनस एल नोट जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट। ठीक है, एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट। तो यहां पर जो है वो एल माइनस एल नोट की जगह मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी लेवल, लिख सकता हूं इंटेंसिटी लेवल, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक ये इंटेंसिटी लेवल ही है अननोन साउंड का। तो मैंने लिख दिया इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट। ठीक है, यहां तक हमें इंटेंसिटी लेवल की जो है वो वैल्यू मिल गई। अब बेटा यहां पर जो के है ना आपके पास, इस पैराग्राफ को जो है थोड़ा सा रीड करते हैं। इस के की वैल्यू ना सिर्फ आई और आई नोट पर डिपेंड कर रही है, बल्कि के जो है वो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो k की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ यूनिट लेवल पर कैसे डिपेंड करती है, जरा हम इंटेंसिटी के पहले यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखें बेटा, अगर हमारे पास किसी भी साउंड की, अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है, लेट कर लेते हैं कि आई, वो ऑडिबल जो साउंड है इंटेंसिटी आई नोट से 10 टाइम्स ग्रेटर है। लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है आई, वो फेंटेस्ट साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोट जो है उससे 10 टाइम्स ज्यादा है, तो इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं कि हमारे पास आई इज इक्वल टू 10 आई नोट। 10 आई नोट लिख सकता हूं, तो मैंने 10 आई नोट जो है वो इसको लिख दिया। तो बेटा जब हम इंटेंसिटी को 10 आई नोट की सूरत में लिखते हैं तो हम इसका यूनिट जो है वो बेल कंसीडर करते हैं। जब आप इस यूनिट को बेल में लिखते हो तो एक बात याद रखनी है, तो वहां पर आपकी के की वैल्यू क्या हो जाती है, वहां पर आपकी के की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये जो बॉक्स मैंने अंडरलाइन किया है, इस बॉक्स के अंदर जो है ये बातें लिखी हुई हैं कि जब आपकी इंटेंसिटी आई नोट के 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाए तब आपके पास जो उसका यूनिट होता है साउंड इंटेंसिटी का, वो बेल होता है। और जब बेल यूनिट जो है वो आप यूज करेंगे तो तब आपकी के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1 होगी। ये भी मैथमेटिकली प्रूफ है, लेकिन आपकी बुक में जो है इसको सिर्फ वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है। अंडरस्टैंड? तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया खत्म, तो बन गया लॉग आई ओवर आई नोट।
बट जब इसके आगे हम यूनिट लिखेंगे तो यूनिट अब क्या लिखेंगे, हम बेल यूनिट जो है वो यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां तक जो है वो बेल यूनिट के अंदर हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, और जब बेल यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया तो मैंने बता दिया कि आपकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 हम नहीं लिखते, तो लिहाजा ये आपके पास मैथमेटिकली आंसर आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा होगा, तो ये बन गया। अब बेटा सुने, अब देखें इस पैराग्राफ के अंदर बेल जो है ना हमारा एक बहुत बड़ा यूनिट है, इंटेंसिटी का बहुत बड़ा यूनिट है बेल। जनरली जो है वो हम छोटे यूनिट को यूज करते हैं, डेसिबल को यूज करते हैं, तो हमारे पास जो एक बेल होता है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है। लिहाजा अगर हम इंटेंसिटी की जगह के, ये जो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला था, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू log I over I नॉट, ये बेल में था, अगर हमने इससे बेल से डेसिबल में इसको कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट। तो तब आपकी के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू तब 10 होगी, और आपका यूनिट क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। तो यहां तक बेटा आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि मैंने यहाँ पर बड़े आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन, यानी इको ऑफ साउंड। इको ऑफ साउंड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। डेफिनेशन आपको बुक के इस पेज के ऊपर जो है ये बॉक्स के अंदर नजर आ रही होगी। डेफिनेशन क्या कहती है इसको रीड करते हैं कि व्हेन sound is incident on the surface of a medium, it bounce back into the first medium. This phenomenon is called echo reflection of sound. मतलब क्या कहता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये कमरे के सामने फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है, कोई कुछ भी आपके सामने चीज पड़ी हुई है, तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड जो इंटेंसिटी है वो यहाँ से निकली है और जाके जो है वो सामने वाली सरफेस से टकराई है। एयर से मूव होती होती सॉलिड से जाके टकराई, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस से जाके टकराई और वापस एयर में दोबारा मूव हो गई, तो हम इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। इसकी डायग्राम देखें, आपको ज्यादा चीज समझ आएगी। मैंने एक पर्सन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, वो क्लैप कर रहा है, जैसे उसने क्लैप किया, क्लैप होकर उसकी जो साउंड वेव से जाके दीवार से टकराई और वही साउंड उसको दोबारा जो है वो सुनाई दे रही है, तो लिहाजा ये क्या है, ये फिनोमिना क्या है, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। इसको हम इको कहते हैं, इको को उर्दू में हम गूंज कहते हैं, कि हमें गूंजती हुई आवाज जो है वो सुनाई देती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करते हैं। देखें, एक पहाड़ी जगह पर आप जब जाते हैं, एक आप जो है वो पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर जो है वो आप बोलते हैं। अब जैसे ही बोलते हैं थोड़ी देर बाद आपको जो है वो साउंड दोबारा सुनाई देनी शुरू हो जाती है, इको प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपकी साउंड वेव जो है वो पहाड़ों की दीवारों के साथ जाकर टकराती हैं और टकरा के दोबारा आपके कान तक पहुंचती हैं और आपको जो है वो साउंड बार बार जो है वो सुनाई देती है रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के थ्रू। ठीक है, तो हम जो है जरा इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं, आपकी बुक क्या कहती है। आपकी बुक के इस पैराग्राफ को जरा हम रीड करते हैं। देखिए, यहाँ पर ना आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर जो साउंड की जो प्रेसिस्ट साउंड, मतलब सेंसेशन ऑफ प्रेसिस्ट साउंड, यानी कि प्रेसिस्ट साउंड मतलब हम बार बार जो साउंड की जो हमें गूंज सुनाई देती है ना, उसका टाइम होता है 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड के अंदर वो मिनिमम टाइम है जिसमें आप क्लियर वॉइस सुन सकते हो। 0.1 सेकंड के बाद आपका ब्रेन जो है वो क्लियर वॉइस नहीं सुन सकता। लिहाजा क्लियर इको अगर आपने सुननी है, ठीक है, इको जो है वो क्लियर अगर सुनना चाहते हैं, तो साउंड के रिफ्लेक्ट होने के दौरान आपका जो साउंड के रिफ्लेक्शन का टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। अगर तो आपकी साउंड 0.1 सेकंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो आपको इको जो है वो आपका ब्रेन बिल्कुल क्लियरली सुन सकता है। लेकिन अगर 0.1 सेकंड के अंदर साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होती तो आपका ब्रेन जो है वो इको नहीं सुन पाता, क्योंकि ब्रेन की जो है वो साउंड की प्रोसेस खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो 0.1 सेकंड के अंदर अंदर आप क्लियर इको सुन सकते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड हवा में नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर है 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर हो, ठीक है, हवा का, और उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होती है, 340 मीटर पर सेकंड। तो अगर वो 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो हमें 0.1 सेकंड के अंदर अंदर इको सुनाई देगी। ठीक है, तो हमारे पास इको सुनाई देने के लिए टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और एक जो पर्सन बोल रहा है उसका और जो ऑब्जेक्ट सामने पड़ा उसके दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो जब 340 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो आपके पास 34 मीटर आएगा। तो लिहाजा अगर आपका जो डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का 34 मीटर के अंदर अंदर अगर आपकी साउंड वेव डिस्टेंस ट्रेवल करके आपके कान तक दोबारा पहुंच जाती है, तो 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको इको जो है वो सुनाई देगी। अगर 34 मीटर से ज्यादा साउंड वेव डिस्टेंस कवर कर गई है और आपके कान तक दोबारा नहीं पहुंची, लिहाजा आपको जो है वो इको सुनाई नहीं देगी। अंडरस्टैंड? तो अगर आपने इको को क्लियरली सुनना है तो 0.1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी आवाज को जो है वो दोबारा आना होगा, और 0.1 सेकंड के अंदर अंदर जो है आवाज उस वक्त आएगी अगर आपके
आवाज के निकल के टकरा के कान तक वापस आने का डिस्टेंस जो है वो 34 मीटर होना चाहिए, तभी आपको जो है वो इको सुनाई देगी। पर्पल बॉक्स के अंदर जो है आपको नजर आ रहा होगा कि 34 मीटर जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है। तो ये 34 मीटर, अब देखें 34 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए टकरा के वापस आने का। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसका हाफ होगा तो जितना, मतलब अगर आप 34 का हाफ करें तो 17 मीटर बनता है। तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर 17 मीटर दूर कहीं ऑब्जेक्ट नजर आपको आ रहा है 17 मीटर डिस्टेंस पर, तो 17 मीटर डिस्टेंस पे वो जाके टकराएगा और फिर 17 मीटर में वो वापस आ जाएगा। तो 34 मीटर इस तरह पूरा होगा। तो लिहाजा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 17 मीटर दूर होना चाहिए। आपकी बुक इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। इस पैराग्राफ को जरा रीड करें। देखें हमारे पास जो हेयरिंग इको है ऑब्स्टेकल से टकरा कर वापस, ऑब्स्टेकल कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी रुकावट को, तो उसके दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए। हाफ क्यों होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि कान तक वापस आनी है, टकरा के वापस आना है। तो टकरा के वापस आते हुए 34 मीटर होना चाहिए। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना होगा, जाहिर बात है उसका हाफ होगा। तो लिहाजा 34 मीटर का हाफ क्या होगा, 17 मीटर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट या आपकी बिल्डिंग 17 मीटर दूर है तो आपको इको जो है वो सुनाई देगी। तो 17 मीटर दूर जितना भी ऑब्जेक्ट होंगे उससे टकरा के आपको इको जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। तो ये थी आपके पास इको की एक्सप्लेनेशन जो कि आपकी बुक के मुताबिक थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी स्पीड ऑफ साउंड। अब जी स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड की जो टॉपिक है वो आपको बुक के इस पेज के पर्पल जो है बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। बेटा ये सारा रीडिंग साइड टॉपिक है, ठीक है। मैं आपके सामने इसको पॉइंट्स के साथ में एक्सप्लेन करने के जो है वो ट्राई करता हूँ। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड का फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। स्पीड ऑफ साउंड का पहला पैराग्राफ ये कहता है, आपको पता है कि साउंड जो है वो उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करे। अगर आपका ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ही नहीं कर रहा तो जाहिर बात है साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पर सिंपली वो ये बात कर रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, वो ये बात कर रहा है। देखें हमारे पास अगर तो लिक्विड की बात करें ना, तो लिक्विड में साउंड के ट्रेवल करने की स्पीड गैसेस की निस्बत 5 टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू गैस। गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो लिहाजा ट्रेवल वाइब्रेशन जो है वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस अगर साथ साथ होगा तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी जो है वो ट्रेवल होती जाएगी। तो लिहाजा लिक्विड के गैस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर जो है वो साउंड 5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर ट्रेवल करती है, 5 टाइम्स जो है वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। लेकिन इसी तरह अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर 15 टाइम्स ज्यादा जो है वो फास्ट ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा करीब होते हैं। तो 15 टाइम्स ग्रेटर होती है गैस के मुकाबले में, 15 टाइम्स तेज ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर साउंड वेव्स एज कंपेयर टू गैस, और लिक्विड के अंदर 5 टाइम्स ग्रेटर ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। तो आपकी जो एयर के अंदर जो है वो गैस, एयर के अंदर जो है वो साउंड वेव्स के ट्रेवल करने की जो कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपकी एयर का टेम्परेचर क्या है, उस पर प्रेशर क्या लग रहा है, ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है, नमी कितनी है, ये सब चीजें जो है वो एयर के अंदर जो है वो डिपेंड करती है आपकी साउंड की स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो जितना अच्छा जो है उसको एनवायरमेंट मिलेगा उतनी ही ज्यादा स्पीड में एयर में जो है वो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये आपकी साउंड स्पीड ऑफ साउंड का फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप देखें तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर नॉर्मली होती है 343 मीटर पर सेकंड। ये उस वक्त होती है जब आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर का टेम्परेचर है वो हो 21 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर, और उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर है और आपका जो है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तब आपके जो है वो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, 343 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो अच्छा होगा तो आपकी स्पीड भी जो है वो तेज हो। तो इस तरह जो है वो आपकी एयर के अंदर जो है वो स्पीड, एयर के अंदर जो है वो साउंड की मूव करने की स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप जनरल बात करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है फॉर्मूला यूज होता है, चैप्टर 1 के अंदर भी आपने इस फॉर्मूले को जो है वो डिटेल डिस्कस किया है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स और उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा के बारे में अगर आपको ये दो चीजें पता लग जाएं तो आप उसकी स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और ये जो है वो आपको क्या बता देगा, साउंड की स्पीड बता देगा कि कितनी स्पीड से जो है वो साउंड मूव कर रही है। इस फॉर्मूले को जो है हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो न्यू आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो studypoint.pk चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले जो है वो नोटिफिकेशन उनको मिल सके और मजीद आने वाले लेक्चर से जो है वो फायदा उठा सकें। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में मुझसे जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।